मॉर्निंग बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने प्लास्टिक के बारे में पढ़ा था। वेरियस जो दो काइंड्स ऑफ प्लास्टिक होते हैं, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ओके, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसा है कि अगर वो केवल एक ही बार उसको माउल्ड कर सकते हैं, अगर वापस से वो हीटअप हो जाता है तो वो अपना शेप लूज़ कर देता है। वेरियस थर्मोप्लास्टिक में हमने ये जाना था कि अगर हम उसको हीट करते हैं और तो उसको हम वापस से रीशेप करके अपने डिज़ायर्ड जो शेप है उसमें हम डिफरेंट शेप्स में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हमने देखा था इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़। ओके, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे लाइक हमने पढ़ा था कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, ज़्यादा दिन तक चल सकते हैं, ड्यूरेबल हैं, लाइट होते हैं। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट नॉन रिएक्टिव होते हैं, ये रिएक्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये सालों साल चलते जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो मेटल्स होते हैं उसके कंपैरिजन में। ओके, आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। When we go to a shop to buy something, the shopkeeper gives those things in polythene bags. Mineral water and soft drinks are available in plastic bottles. Sometimes we use disposable thermocol plates and cup in social gathering. So a lot of plastic waste is generated daily, and this plastic waste keeps ऑन एक्यूमुलेटिंग इन आवर होम्स। जब भी हम शॉप पर जाते हैं तो जनरली हमने ये देखा जब शॉपकीपर हमें कोई भी सामान देता है तो वो हमें पॉलीथीन बैग में देता है। जितने भी हम मिनरल वाटर पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स है अवेलेबल हैं, वो सारे प्लास्टिक बॉटल्स में अवेलेबल हैं। कभी कभी हम थर्मोकोल प्लेट्स और कप का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली जब कोई सोशल गैदरिंग होती है। ओके, डिस्पोजेबल ग्लास हो गया, थर्मोकोल के प्लेट्स हो गई। ओके, और मतलब ये सोशल गैदरिंग यानी शादी ब्याह जो भी फंक्शंस होते हैं उनमें। सो ए लॉट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जो है जनरेट होता है हमारे डे टू डे लाइफ में, और हमारे घर में भी पाया जाता है प्लास्टिक का वेस्ट। ओके, अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड्स इट्स वे टू द गार्बेज। और हम कचरे को क्या करते हैं, कचरे एज अ गार्बेज हम कचरे में फेंक देते हैं। Plastic waste is a big threat to our environment because plastic are non-biodegradable substance that cannot be easily broken down into simple harmless substance through natural process such as एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। अब हमने पिछले चैप्टर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में ये पढ़ा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं स्पेशली बैक्टीरिया, इनका काम होता है कि किसी भी लिविंग थिंग जो जिसकी डेथ हो जाती है तो उसको वो बहुत ही उसको डिकम्पोज कर देता है, यानी कि उसको स्मॉल पार्ट्स में उसको ब्रेक कर देता है, और नेचुरल प्रोसेसेस थ्रू बैक्टीरिया की हेल्प से वो जितने भी डेड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो मिट्टी में, सॉइल में मिल जाते हैं और पूरी तरह से डिकम्पोज यानी पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। वेयर एज प्लास्टिक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस यानी वो ख़त्म नहीं होता है, और ना ही वो सिंपल ईजिली ब्रोक हो जाता है, उसके साथ साथ ये हार्मफुल भी बहुत हैं। ओके, जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो भी हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि बहुत आसानी से डिकम्पोज हो जाए, यानी कि सिंपल इजीली ब्रोक डाउन इनटू सिंपल हार्मफुल सब्सटेंस, यानी सिंपल इज वेल एज हार्मफुल सब्सटेंस, हार्मलेस सब्सटेंस। ओके, हार्मलेस सब्सटेंस यानी कि वो हमारे लिए या एनवायरनमेंट के लिए थ्रेट ना हो या एनवायरनमेंट को हार्म ना पहुँचाते, ऐसे सब्सटेंस जो कि बहुत ईजिली ब्रेक डाउन हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। हाँ, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि उनमें जो रिएक्टिंग एजेंट होता है वो बैक्टीरिया होता है, कि उन बैक्टीरिया की मदद से वो ब्रेक डाउन होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, और हार्मलेस सब्सटेंस अगर बनता है तो उसको हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं। ओके, तो इसके एग्जांपल होगा हमारे जैसे कि लाइक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जो पील होती है ना, उनका छिलका होता है, जो बचा हुआ खाना हो गया, पेपर हो गया, कॉटन का क्लॉथ हो गया, ऊल के क्लॉथ हो गए, ये सारे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। इनसे क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट को किसी भी टाइप की नुकसान नहीं होता है और ना ही हमारे हेल्थ को। ओके, अब बायोप्लास्टिक है जो कि एक मॉडर्न डे इन्वेंशन है। ओके, बायोप्लास्टिक जो है वो साइंटिस्ट ने बनाया है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग नेचुरल मटेरियल्स। इसमें
कॉर्न का स्टार्च होता है, वेजिटेबल का ऑयल होता है, इन दोनों के मिक्सचर से ये बायोप्लास्टिक बनाया जा रहा है। ये प्लास्टिक ऐसा है कि ये डिस्पोजेबल आइटम है, मतलब डिस्पोजेबल आइटम से नेचुरली बन रहा है कॉर्न का स्टार्च से और वेजिटेबल ऑयल से, तो ऑब्वियसली बात है ये डिस्पोजेबल होगा, ये बायोडिग्रेडेबल है और इस वजह से इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। ओके, अब जब हम प्लास्टिक को डिस्पोज कर देते हैं, मतलब कि कचरे के तौर पर हम उसे फेंक देते हैं, तो क्या नेचुरल हैज़ार्ड हो सकते हैं और क्या एनवायरनमेंट पर उसका असर पड़ता है, इसको जानते हैं। प्लास्टिक वेस्ट डू नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न। प्लास्टिक के अगर वेस्ट को हम जलाना चाहें तो कभी भी नहीं जलते हैं। इसके साथ साथ जब वो जलते भी हैं तो वो बहुत ही टॉक्सिक गैस यानी कि बहुत ही जहरीली गैस रिलीज होती है, जिससे कि हमारे एयर पॉल्यूट होती है। ओके, व्हेन प्लास्टिक वेस्ट आर डम्प्ड इन वाटर दे कॉज वाटर पॉल्यूशन। अगर हम प्लास्टिक को पानी में फेंकते हैं तो उससे वाटर पॉल्यूशन होता है। मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट डम्प्ड इन लैंडफिल्स। अब क्या किया जाता है आजकल कि लैंडफिल्स यानी ऐसी जगह जहाँ पे हो सकता है पहले खाई हो, तो वहाँ पे गार्बेज भर दिया जाता है उस जगह को वापस से पूरा पुरने के लिए। तो उसके लिए लैंडफिल्स जो होती हैं उसको हम यही बोलते हैं। तो वो आजकल क्या किया जाता है, बहुत सी जगह पे जहाँ पे वे प्लास्टिक वेस्ट को क्या करते हैं, इन लैंडफिल्स में डंप कर दिया जाता है। इससे होता है क्या, सॉइल पोल्यूशन होता है। ओके, अब मैं सॉइल पोल्यूशन भी होता है, इसके साथ साथ ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो अपने आर पार पानी को जाने नहीं देता है। इस वजह से ग्राउंड वाटर भी का जो लेवल है वो भी डिक्रीज हो जाता है। अब सिंस प्लास्टिक बरीड इन द सॉइल कैनॉट डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इसका एक और कारण क्या है कि अगर हम लैंडफिल में डालेंगे तो प्लास्टिक जो है पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो पाएगा, पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं हो पाएगा, बिकॉज हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक जो है डिकम्पोज नहीं हो पाता है। ऑल्दो अगर बैक्टीरिया भी उस पर अगर रिएक्ट करे तो भी उस पर वो डिकम्पोज नहीं होता। इसके साथ साथ रेन वाटर को भी वो ज़मीन के अंदर एब्जॉर्ब करने नहीं देता, कि प्लास्टिक जो है वो रोक देता है ओके पानी को। दस वाटर रिमेन्स ऑन द अर्थ सरफेस फ्रॉम मडी पूल्स। इसकी वजह से जो पानी जो है वो अर्थ सरफेस पे ही रह जाता है और ज़मीन तक पानी नहीं जा पाता है। ओके, then we throw poly bag, wrappers of chips, biscuit and other eatable disposable plastic bottle etc on the road or in parks। इसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी पॉली बैग जो पॉलीथीन्स होती हैं, चिप्स के रैपर्स हो गए, बिस्कुट के रैपर्स हो गए, प्लास्टिक की बॉटल हम रोड साइड या पार्क में फेंक देते हैं। इससे हमारे आसपास की सराउंडिंग कैसे लगती है, बहुत ही ज़्यादा अगली यानी बहुत ही ज़्यादा गंदी लगती है। इसके साथ साथ जहाँ पर गंदगी होगी तो वहाँ पे जर्म्स भी होंगे, इंसेक्ट्स भी होंगे, और इससे क्या होगा, हम ही बीमार पड़ेंगे, क्योंकि वो जर्म्स और इंसेक्ट्स अगर हमें बाइट करते हैं या हमारे एयर के थ्रू हमारे बॉडी में चले जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है हम उससे बीमार पड़ेंगे। कहीं ना कहीं हम नेचर को तो गंदा कर रहे हैं, एज वेल एज हम हमारी बॉडी के लिए भी एक हार्मफुल सराउंडिंग क्रिएट कर रहे हैं ना। पॉली बैग केयरलेसली थ्रोन here and there are responsible for clogging drains and sewer lines। अगर हम पॉली बैग इधर उधर फेंकते हैं तो कई बार ये नालियों में चले जाते हैं, जिससे कि हमारे जो सीवरेज लाइन है, ड्रेन से नालियाँ हैं वो चोक हो जाती हैं। ओके, और काफ़ी परेशानी भी होती है। एनिमल्स स्पेशली काउ ईट फ्रॉम द वेस्ट फ्रॉम द गार्बेज डंप। अब बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि वेस्ट से अपना खाना खाते हैं। इसमें से काउ जो होती है वो बहुत ज़्यादा खाती है, जो कि गार्बेज डंप से ही अपना फूड ढूंढती है। अब इस वेस्ट को खाने के दौरान कभी कभी वो पॉलीथीन बैग्स भी स्वेलो कर लेती, निगल लेती है, एज वेल एज रैप्ड फूड भी। ओके, जो रैप यानी कि कभी कभी हम बहुत से लोग क्या करते हैं, पन्नी में रैप करके खाना या रोटी जो भी फेंक देते हैं, तो वो पन्नी सहित ही रैप कर लेती है। इससे क्या होता है कि जो प्लास्टिक मटेरियल है, अब बाई चांस अगर जो काव है उसने अगर इन पॉलीथीन बैग्स या फिर रैपर्स में जो फूड जो हम रैप करके फेंकते हैं वो अगर गलती से स्वेलो कर लिया तो ये प्लास्टिक मटेरियल उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को चोक कर देता है, उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाके फंस सकती है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि जो पूरी प्रोसेस जिसमें फूड जो है माउथ से लेके जो स्टमक है वहाँ तक जो पहुँचता है, उस पूरे जो रास्ते को हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। तो वहाँ पर ही प्लास्टिक फंस सकता है और एज ए रिज़ल्ट उनकी डेथ भी हो सकती है।
नाउ सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय प्लास्टिक। हम क्या कर सकते हैं ओके कि इसका कोई अच्छा सोल्यूशन निकल जाए जिससे कि प्लास्टिक जो है वो एक तरीके से हमें मन ज़्यादा हार्म ना पहुंचाए, और हम अगर इफ़िशेंटली इसको यूज़ करेंगे और एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न अगर हम उनको अच्छे से मैनेज करेंगे तो हो सकता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो। ओके तो इसके लिए 4R प्रिंसिपल कहते हैं। वी मस्ट रिमेंबर द गोल्डन 4R प्रिंसिपल। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। अभी तक हम 3R पढ़ते आ रहे हैं, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। अब 4R में इसमें एक और चीज़ जोड़ रही है जो कि है रिकवर, यानी कि बाई चांस अगर हम फेंक भी देते हैं तो उन्हें रिकवर किया जाए। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। सबसे पहला तो हमें यही करना है, जो रिड्यूस के तहत क्या होता है कि हमें जितना कम हो सके उतना कम प्लास्टिक को यूज़ करना है। हमें शॉपकीपर से प्लास्टिक बैग्स नहीं मांगने चाहिए। ओके और जब हम अगर शॉपिंग पे जा रहे हैं और हमें पता है कि हमें सामान खरीदना है तो घर से ही जो कॉटन के बैग्स होते हैं, जूट के बैग्स हैं, वो खुद कैरी करना चाहिए। तो इस वजह से आपको नीड भी नहीं रहेगी कि आपको शॉपकीपर से पॉली बैग्स या पॉलीथीन बैग्स मांगने पड़े। देन वी शुड क्लीन एंड ड्राई plastic bags, plastic containers and plastic disposal bottle for reuse. ओके अब अगर हम बाई चांस जो ड्राई प्लास्टिक बैग होते हैं, अब जो हम प्लास्टिक बैग्स यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक कंटेनर्स यूज़ करते हैं या बॉटल्स यूज़ करते हैं, तो उनको जितना हो सके हमें रीयूज़ करना चाहिए। ओके आपने अक्सर इस टाइप के डस्टबिन देखे होंगे, एक रहता है ग्रीन कलर का और एक रहता है ब्लू कलर का। जो ग्रीन वन है ये है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, यानी इसमें ऐसा कचरा फेंकना है लाइक जो बायोडिग्रेडेबल हो, जैसे लाइक पील ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बचा हुआ खाना हो गया, पेपर, कॉटन क्लॉथ, वूल, इस टाइप के जो वेस्ट हैं ये हमें ग्रीन कलर में फेंकना चाहिए। वेरस ब्लू जो बीन होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसमें हम प्लास्टिक का वेस्ट, ग्लासेस वगैरह हम इसमें अपना गार्बेज इसमें डिस्पोज कर सकते हैं। वी शुड यूज़ 2 टाइप्स ऑफ बीन्स, ग्रीन बीन एंड ब्लू बीन फॉर डिस्पोजिंग वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जितना भी है, जो लाइक पील्स ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल्स, लेफ्ट ओवर फूड, कॉटन हो गया, पेपर हो गया, ये हमें ग्रीन बीन में फेंकना चाहिए। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वाला जो बीन है, जो कि हमारा ब्लू रंग का बीन है, उसमें हमें प्लास्टिक वेस्ट हो गया, ग्लास हो गया, ये हमें ब्लू बीन में फेंकना चाहिए। दिस कलेक्टेड प्लास्टिक इज देन मेल्टेड एंड रिसाइकल। और जब ये जो हम अगर कंटिन्यूसली हमें ऐसी प्रैक्टिस यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली बात है उसमें एक लार्ज नंबर ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा हो जाएगा, और फिर इसको हम वापस से इस प्लास्टिक को मेल्ट करके रिसाइकल कर सकते हैं। वी शुड नॉट थ्रो प्लास्टिक डिस्पोजल, बॉटल्स, पॉली बैग, रैपर्स एक्सेट्रा ऑन द रोड। और कहीं ना कहीं एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमें जितना ही प्लास्टिक डिस्पोजल होता है, चाहे वो पॉलीथीन हो गया, पॉली बैग हो गए, बॉटल्स हो गए, रैपर्स हो गए, ये हमें रोड साइड नहीं फेंकना है। वी शुड नॉट डिस्पोज ऑफ आर्टिकल मेड ऑफ प्लास्टिक इन द सीवरेज सिस्टम। इसके साथ साथ जो सीवरेज सिस्टम होता है, जो हमें नालियाँ होती है, उसमें हमें प्लास्टिक से बनी हुई या किसी भी टाइप का कचरा हमें नहीं फेंकना चाहिए नालियों में। ओके प्रेजेंटली ऑल काइंड्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स आर मेल्टेड टुगेदर टू प्रोड्यूस रिसाइकल्ड प्लास्टिक। आज के दौर में जितना भी प्लास्टिक मटेरियल बन रहा है वो सब थर्मोप्लास्टिक मटेरियल से या प्लास्टिक से ही बन रहा है। और हम सब जानते हैं थर्मोप्लास्टिक जो होता है उसको हम इजीली मेल्ट कर सकते हैं और उसको वापस से रिसाइकेबल प्लास्टिक में कन्वर्ट करके उससे कोई नई चीज़ बना सकते हैं। सो इट इज़ रिसाइकेबल। ओके फॉर एग्जांपल द ब्लैक प्लास्टिक्स आर मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड प्लास्टिक। जो प्लास्टिक बनती है वो रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बनती है। वी शुड डेवलप एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैबिट्स टू रिड्यूस द हार्मफुल इफेक्ट एसोसिएटेड विद प्लास्टिक। इसके साथ साथ हमें एक एनवायरमेंट फ्रेंडली हैबिट्स अपने अंदर लानी होगी, तभी हम इस हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक से बच पाएंगे। ओके यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है।